नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज की अड़ी में बात भारत के सबसे बड़े दुश्मन की साजिश और उस पर देश में हो रही सियासत की। चीन ने एक बार फिर भारत के अभिन्न हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने की हिमाकत की है। चीन के इस दुस्साहस और गंदी हरकत पर बात करें उससे पहले बड़ा सवाल यह कि क्या नेहरू की भूल दुनिया भर के लिए नासूर बन गई है? क्या दुनिया में भारत की बढ़ती साख से बौखलाकर चीन नक्शे वाली साजिश पर उतर आया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि चीन पर खुद की टांग खिंचाई से देश की भलाई कैसे होगी? आज की अड़ी में इन सवालों पर बात करें उससे पहले आप एक रील देख लीजिए। तपीर गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। देश की एक एक इंच जमीन सुरक्षित है, इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। पहले भी लद्दाख की सीमा पर उनको खदेड़ा है हमने, हमारे सुरक्षा बल भी सक्षम है। जिसने अवैध तरीके से भारत की सरजमीन के ऊपर घुसपैठ की है कि जब उनकी मेहमान नवाजी दिल्ली में होगी तो भारतवासियों के दिल के ऊपर क्या बीतेगी। तो चीन की ये नक्शे वाली साजिश क्या है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। चीन की ये नक्शे वाली साजिश, चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा दिया है। देखिए, आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं चीन क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, अक्साई चीन जो कि भारत का हिस्सा है, उसको भी चीन ने अपना हिस्सा बताया है। चीन की नीति विस्तारवादी है और यह पूरी दुनिया जानती है। देखिए, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों जो भारत के हिस्से हैं, चीन इनको अपने नक्शे में दिखा रहा है। चीन विस्तारवादी रवैया रखता है, तमाम पड़ोसियों से उसका विवाद चल रहा है, यह बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन 1950-51 में ही तिब्बत पर चीन कब्जा कर चुका है और अब उसकी नजर ताइवान पर है। ऐसे में चीन ने नए नक्शे में ताइवान को भी अपना हिस्सा बताया है। और तो और कई देशों के, ये देखिए, ये जो ताइवान है इसको भी चीन ने अपना बताया। हालांकि ताइवान को लेकर तो वो कहता रहता है कि कोई भी देश ताइवान से अपने संबंध न रखे क्योंकि वो उसका अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों के दावेदारी वाले दक्षिण चीन सागर को भी चीन ने अपने इलाके के तौर पर दिखाया है, दक्षिण चीन सागर को। और यह पहला मौका नहीं है, चीन इससे पहले भी ऐसी हरकतें करता रहा है। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। और चीन ने अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही करने की हिमाकत की थी। देखिए, अरुणाचल में जो चीन की साजिश, भारत में नाम जिस जगह का पांगचेन है, चीन ने उसको बदलकर बांकिन कर दिया। इसके अलावा चीन ने, ये अप्रैल की बात मैं बता रहा हूं, ग्यांग खारजोंग को उसने जियांग का जोंग नाम रख दिया। इसके अलावा जल्दी से दिखाते हैं आपको, लो जुगरी को लोसू री उसने नाम रख दिया। इसके अलावा ताइपोरी को उसने दिएपुरी का उसने नाम रख दिया। चीन ने इसके अलावा ताडोंग का डाडोंग नाम रख दिया अपने यहां। और चेन पोरी चू को किबुरी है उसने अपने यहां नाम रखा। डोंगसेल जो भारत के अरुणाचल में है उसको उसने डोंगजिला फेंग कह दिया। ग्योटचू जो भारत के अरुणाचल में है, दिखाइए पीछे जल्दी से यहां पर, गेटचू उसको उसने गेदुओ हे नाम रख दिया। घोयुल थांग जो कि भारत के अरुणाचल में है, चीन ने उसको ग्यू तोंग रख दिया था। नीमा गैंगे जो कि भारत के अरुणाचल में है, उसको उसने निमागैंग फेंग रख दिया उसका नाम। चुगंगयू साई गांगरी जो कि भारत का है, भारत के अरुणाचल में है, उसने जीव न्यू जे गांगरी उसका नाम रखा। सवाल यह है कि चीन का मकसद क्या है, चीन करना क्या चाहता है, और यह जो साजिश वो कर रहा है, इस साजिश के पीछे चीन का मकसद क्या है। देखिए, चीन की वार्ता वाली साजिश आपको दिखाता हूं। ब्रिक्स समिट 15 जुलाई 2014, ब्राजील में पीएम मोदी की शी जिनपिंग से पहली मुलाकात होती है और उसके ठीक 15 दिन बाद चीन की हरकत, चीन ने मैप जारी कर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। तो चीन कैसे वार्ता वाली साजिश कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स समिट से लेकर जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस इसको लेकर मुद्दा बना रही कि ब्रिक्स में अभी मिले थे और अब देखिए ये क्या यहां पर हो गया। तो हम आपको बता रहे हैं चीन की वार्ता वाली साजिश क्या है। 17 से 19 सितंबर 2014 शी जिनपिंग द्विपक्षीय दौरे पर गुजरात आए और नवंबर 2014 चीन की हरकत, अरुणाचल में सड़क निर्माण परियोजना के ऐलान पर चीन ने सैन्य मूवमेंट और तेज कर दी। इसके बाद आपको दिखाता हूं, देखिए
14 से 16 मई 2015 पीएम मोदी ने पहली बार चीन का 2 दिवसीय दौरा किया और चीन की हरकत सीसीटीवी चैनल, जो कि चीन का चैनल है, उसने कश्मीर और अरुणाचल को चीनी नक्शे में दिखाया। इसके आगे आपको दिखाते हैं। 11 से 12 अक्टूबर 2019 पीएम मोदी और शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में मुलाकात होती है और फिर चीन क्या हरकत करता है, अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव बसाने की कोशिश करता है। 24 अगस्त 2023 ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है, 24 को, अभी 4 दिन पहले। और चीन की हरकत क्या है, 28 अगस्त को नक्शा जारी कर अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना वो हिस्सा बता रहा है। सवाल यह है कि चीन की ये साजिश जो वार्ता और नक्शे वाली है, इसको अब काउंटर कैसे किया जाए। भारत चीन सीमा रेखा, आप जरा इसको भी समझिए, इतिहास को। 1914 में भारत चीन तिब्बत का शिमला सम्मेलन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1914 में ही हेनरी मैकमोहन ने सीमा का निर्धारण किया, जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 890 किलोमीटर भारत और तिब्बत की यह सीमा रेखा, एलएसी बड़ी है लेकिन यह भारत तिब्बत की सीमा रेखा 890 किलोमीटर की है। 1937 में इस मैकमोहन लाइन को, मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली। 1951 में तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ और फिर चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि मैकमोहन रेखा उसको मंजूर नहीं है। अब जल्दी से इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अंशुल अभिजीत हैं, उनसे पास जाता हूं। अंशुल, हमने देखा कांग्रेस ने इस पर बहुत स्ट्रांग लाइन ली है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ब्रिक्स में मिलकर आए थे, फिर आप G20 के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, जो ब्रिक्स में जो मिलके आए थे, तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि ब्रिक्स में क्या वार्तालाप हुई, क्या गुफ्तगू हुई। वहां पर MEA का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है ब्रिक्स में क्या हुआ। ये जो पर्दादारी जो बनाए रखे है ना ये सरकार चीन के मसले में, ये इस मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मेजबानी की बात कर रहे हैं, मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं, दिल्ली का सौंदर्यकरण हो रहा है और वहां पर अवैध कब्जा है चीन का। और आप अच्छी तरह जानते हैं ये है, ये हकीकत है। प्रधानमंत्री ने गलवान झड़प के बाद कहा था कि न कोई घुसा हुआ है न घुस आया है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर न कोई घुसा हुआ है न कोई घुस आया है, तो फिर 19 राउंड कोर कमांडर टॉक्स क्यों हो रहे हैं, किस बारे में हो रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? जितने भी आपने हमारे जो पेट्रोल पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग के पॉइंट्स है, वो तो छीन लिए। वो जो अधिकार हमारा पहले था वो तो अब नहीं है। तो हम जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वहां पर नहीं जा सकते, अपने पोस्ट के ऊपर बहुत सारे हमारे पास नहीं है। और इतना ही नहीं, यहां पर तो बहुत ज्यादा मसले हैं। अरुणाचल को तो एक मसला है, आप यहां पर मेजबानी की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने अरुणाचल को अपना ही मुल्क का एक हिस्सा बता दिया, अक्साई चीन को बता दिया। तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आपकी कूटनीति को सब कुछ छोड़कर आप यहां पर प्रधानमंत्री जी क्या लगे हुए हैं ये पता नहीं। और पर्दादारी इस तरह यहां पर कि समझ ही नहीं आता कि सरकार आखिर चाहती क्या है। अगर आप इस आवाम के सामने नहीं बताएंगे, कि स्पष्ट नहीं करेंगे कि यहां पर कितनी जमीन नहीं है, क्या है, और हर बार अगर आप इस मुल्क को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। देखिए, बहुत बार तनाव हुआ है चीन के बाद, लेकिन हम जर्नलिस्ट को हमेशा बॉर्डर पे ले गए हैं। इतना हमारे पास विश्वास था। 1965 के बाद, 99 के बाद हम हर बार जर्नलिस्ट को बॉर्डर पे, सरहदों पे ले गए हैं कि देखिए स्थिति ये है, अवगत कराने के लिए। लेकिन इस सरकार को तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, मैं जरा इस पर, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो कोई हमारे साथ पैनलिस्ट है नहीं जो सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन मैं आपको बता सकूं। लेकिन हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं। ओझा जी, आपका क्या मानना है? अगर आप पॉलिटिक्स पर बात करना चाहें तो सो गुड, सो वेल एंड सो गुड, और अगर उस पर बात ना भी करना चाहें तो एज एन एक्सपर्ट आपको, आपका इस नक्शे पर क्या कहना है, और जो अंशुल कह रहे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे सरकार, ऑपोजिशन, इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, सभी का एक मत होना चाहिए। सरकार का अपना तरीका होना चाहिए था कि वो कैसे ब्रीफ करके ऑपोजिशन को विश्वास में ले। और इस पे जो है सरकार और ऑपोजिशन के बीच में जो झगड़ा होता है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है और ये हमारे एडवर्सरी को एक गलत सिग्नल देता है। तो पर्दे के पीछे सरकार और ऑपोजिशन की बात होनी चाहिए। जहां तक चीन का सवाल है, चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी में डिसेप्शन है, ट्रेचरी है, और चीन से हम अगर उम्मीद करें किसी सिविलिटी की तो वो हमारी गलती है। खास करके जो चीन की कंफ्यूजन साइकी की आप बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो ताकतवर है
उसके पास पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जहां तक शी जिनपिंग का सवाल है कि वो देखिए भीतर में उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को डेसिमेट कर दिया है, बाहर में एग्रेशन के सिवा कोई उनके पास उपाय नहीं है भीतर में ओपोनेंट्स को क्रश करने के लिए। उनके पास मिलिट्री प्रोवेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस बहुत अधिक है। तो देखिए ऐसे घटनाएं हमारे पास एक सरप्राइज के रूप में नहीं आनी चाहिए और इसमें नेताओं की बहुत लिमिटेड रोल होता है। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है और इंस्टीट्यूशंस की इंस्टीट्यूशनल विजडम कहाँ गई, इस बात पे चिंता की बात होती है कि बहुत हाल तक हमारे तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही, हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहे। लेकिन मैं कुल मिला के यही कहूंगा कि देखिए चीन की जो बात 1951 की आप बात कर रहे हैं, 1928 में पीकिंग यूनिवर्सिटी का एक नक्शा है और उस नक्शे में साफ दिखाया गया है कि अरुणाचल का ये हिस्सा और ये पूरा अक्साई चीन और उससे कहीं अधिक वो भारत का हिस्सा है। तो चीन का जो ये कहना है वो एक धोखाधड़ी के अप्रोच के रूप में है। उनको लगता है कि हम सॉफ्ट हैं और जब हमारा रिस्पांस बहुत रोबस्ट नहीं होने वाला है, उस वजह से उनकी उनका ये मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसको मैं कहूंगा कि इसको हैंडल करने का पहला कदम ये होगा कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक साथ आए और जो भी हमारी अप्रोच है वो बहुत कोहेसिव रहे और कितनी भी एसिमेट्री क्यों ना हो, हम चीन को इसके बावजूद अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं सर। ओझा जी आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि देश के लिए सर्व कर चुके एक पूर्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बड़े खुलकर बोलते हैं वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर और देश के मुद्दों पर। बख्शी सर, दो सवाल है, लेकिन मैं पहला सवाल पूछता हूं आपसे। एक सवाल तो पॉलिटिक्स का है कि पॉलिटिक्स जमकर हो रही है चीन के इस मैप पर, लेकिन उससे पहले एक बतौर सैन्य अधिकारी ये नक्शा जो चीन ने जारी किया उस पर आपका कमेंट सर। देखिए, जो बयानबाजी हो रही है पॉलिटिकल, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के ऊपर हर परिपक्व प्रजातंत्र में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। जहां चीन का सवाल, पाकिस्तान का सवाल, टेररिस्ट का सवाल, देश एक पेज पर होना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है। जहां तक चीन का सवाल है साहब, ये तो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये नक्शे का इन्होंने दौर सिलसिला शुरू किया था 1950 में, जब ये तिब्बत में आ गए थे। 54 से ये तमाशा शुरू हो गया था। 56 तक इन्होंने पूरा अक्साई चीन खाली देखकर पकड़ लिया और फिर तो 1962 में जब हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, हम पंचशील के नारे गा रहे थे, इन्होंने उसका पूरा फायदा उठाकर इन्होंने फायदा उठाया। रूस और जो अमेरिका का जो तनाव था क्यूबा में, उसका फायदा उठाकर हम पे 1962 में हमला किया। अब मेरा ख्याल हमको, हमारे पास एक ही चारा है कि चीन जो है वो ताइवान पर हमला बनाने की परियोजना कर रहा है। इसीलिए वो हमसे शांति वार्ता करना चाहता था ताकि थोड़ी देर के लिए वो यहाँ शांत कर ले और वो अपनी तवज्जो ताइवान पर पूरी करके ताइवान को खत्म करे, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे चढ़ाई करे, फिर रूस पे चढ़ाई करे। ठीक है साहब, एक एक करके अपने दुश्मनों को वो शिकस्त दे। तो क्या हमारे राष्ट्र हित में है कि हम उसको ऐसा करना दें? मेरा सुझाव ये है कि अगर चीन बातों से नहीं मानता, अब समय आ गया है कि जब वो गुत्थम गुत्था हो रहा हो ताइवान से, जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उस वक्त हमको अक्साई चीन वापस ले लेना चाहिए। सिंपल लॉजिक। तो आप सर एक ये कह रहे हैं, जनरल बख्शी आप ये कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसा कुछ हमें करना ही नहीं चाहिए था, यही सबसे बड़ी गलती थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलती थी साहब। 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आप लद्दाख में गवा चुके हैं और इसने कई जगह और भी हमारे ऊपर, जो अरुणाचल में और बाकी जगह इसने वहां पे भी कोशिश की थी, वो तो विड्रॉ करके चला गया। लेकिन जो बहुत स्ट्रेटेजिक 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है ये अक्साई चीन में, जो कि लैंड ब्रिज देता है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, जो उसकी जनरल बख्शी कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। जनरल बख्शी रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंशुल अभिजीत हैं। अंशुल, हिंदी चीनी भाई भाई गलती थी, और जब ये हम कहते हैं तो सीधे सीधे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तरफ सवाल उठते हैं।
नहीं, पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है, मैं ये समझता हूं। लेकिन जो मुख्य बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विपक्ष है और जो सरकार है, एक स्वर में बोलना चाहिए किसी भी विषय पे। लेकिन अगर ये सरकार, अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जो है, अगर विपक्ष को और इस मुल्क के आवाम को विश्वास में नहीं लेगी किसी भी विषय में, चीन का तो एक मुद्दा है, किसी भी विषय में चीन ही के मुद्दे पर रहते हैं अंशुल, चीन के ही मुद्दे पर रहते हैं। और मोदी सरकार जिसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं वो ये कहती है कि इसके मूल में नेहरू सरकार की नीतियां हैं। आपने नहीं सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की जो कह रहे थे कि 3,500 टन चावल क्यों भेज दिया चीन की सेना को? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह की नीतियां हैं। जब उस तरफ जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त, तो आपने स्पेशल सेशन मंगाया था ताकि इस मुद्दे पे आप गुफ्तगू कर सके। हमने कुछ छुपा के नहीं रखा। मैं इस सरकार की बात करना चाहता हूं जिसपे पर्दादारी में तो ये माहिर है। अगर आप विपक्ष को विश्वास में नहीं लेंगे इस मुल्क के आवाम में इतने अहम मुद्दे पे, तो आगे ये मुल्क बढ़ेगा कैसे? फिर तो दुर्गति होगी ना। नहीं, तो दूसरी तरफ नहीं, देखिए, किस बात की नहीं मानते? हम बार बार अवगत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कोविड के समय भी हमने कहा था, देखिए कोविड आ रही है, आप बंदोबस्त करिए, आप तैयारी अपनी बात मनवा रहे हैं अंशुल, आप तो अपनी बात मनवा रहे हैं कि देखो चीन ने कब्जा कर लिया। सरकार जब ये कहती कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, तो आप उनकी बात मानते कहां हैं? तो फिर आप कोर कमांडर टॉक्स इसलिए हो रहे हैं। 19 राउंड कोर कमांडर टॉक्स किस विषय पे हो रहे हैं? पहले तो नहीं हुए थे ना, ये तो गलवान झड़प के बाद हुए थे। किस बात पे हो रहे हैं? जब पेट्रोलिंग पॉइंट्स नहीं छीने गए, जब वो जमीन पे नहीं है, तब पूरा हमें एक्सेस मिल रहा है, हमारी पूरी पेट्रोलिंग राइट्स का अधिकार हमारे पास है, तो फिर बातचीत किस लिए हो रही है? फिर हम क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं? मंजीपुरी साहब से बात जाऊंगा, ठीक है, मैं आता हूं। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी पहले आप, फिर मंजीपुरी सर, आता हूं आपके पास, आप आराम से बोलिएगा। लेकिन जनरल बख्शी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अंशुल को। जनरल बख्शी बताइए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लोग बुनियादी मुद्दा समझ नहीं पा रहे। जो कुछ हमने खोना था वो 40,000 तो हम 56 में खो चुके थे, और उसके बाद हमने और काफी वर्ग हजार स्क्वायर किलोमीटर 1962 के युद्ध में खोया था। ये जो मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये उस वक्त की सीज फायर लाइन है। इसके दो परसेप्शन हैं, एक हमारी और एक चीन की। हमने चीन से कई बार कहा कि साहब अपनी परसेप्शन एक मैप पे मार्क करके हमको दे दीजिए ताकि हम इसकी बातचीत करें। तो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शन और चीन की परसेप्शन के बीच दोनों देश पेट्रोल कर रहे थे, ना उनका कब्जा था ना हमारा कब्जा था। अब बात जो ये झगड़े, जो पेट्रोलिंग राइट्स की बात हो रही है, जो कोर कमांडर टॉक में, डिविजनल कमांडर टॉक में, प्लीज समझिए, वो जो पेट्रोलिंग राइट्स हैं उनकी बात हो रही है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम जाते थे। उन्होंने जब देखा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है कि उनके आक्साई चीन की जो रोड जो तिब्बत से शिंगियांग जाती है उसको खतरा पड़ रहा है, जो काराकोरम के पास की तरफ जो उनका जो लिंक है बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको खतरा पड़ रहा है, तो उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग को रोकने की नहीं। लेकिन जनरल बख्शी, कांग्रेस तो ये कहती है, बल्कि राहुल गांधी तो लद्दाख में कहकर आए। वो तो जमीन जानी थी, वो तो जा चुकी है। जनरल बख्शी वो कह रहे हैं अभी गई है जमीन लद्दाख में। राहुल गांधी ने कहा अभी यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की 1000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली। के राइट्स, देखिए, पेट्रोलिंग राइट्स अलग चीज है, और टेरिटोरियल जो आपका पोस्ट कोई पकड़ लेना, आपकी जमीन जिस पे आपका कब्जा हो उसको पकड़ लेना अलग चीज है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए अटकलें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, अंशुल अभिजीत उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं। मैं वही उनको समझा रहा हूं एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से कि साहब प्लीज इसका जो बेसिक मुद्दा है वो समझिए। जो जमीन हमारी जानी थी वो तो जा चुकी, ठीक है। चीन ने जहां तक आना था वो तो आ चुका, उसने एक सीज फायर लाइन डिक्लेयर करी, और अब वो कह रहा है कि साहब ये सीज फायर लाइन मेरे हिसाब से यहां है, मैं नक्शे पे नहीं लिख के दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो है मेरा सुझाव बहुत सीधा है कि अभी तक हमने पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड साइन किया था कि हथियार नहीं चलेंगे, मुक्केबाजी होगी, ताइक्वांडो होगा, कराटे होगा, जूडो होगा, ये सब तमाशा खत्म किया जाए।
ठीक है, फौज को फौज जनरल की बख्शी तरह एक काम लड़ने करता हूं, दिया जाए। जनरल बख्शी मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा हम सब क्योंकि स्क्रीन पर हैं और जनरल दयाल भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जनरल बख्शी सुनिए, हम सब क्योंकि स्क्रीन पर हैं और जनरल दयाल भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा था और बीजेपी की तरफ से फिर उनके राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था, वो सुना देते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ते हैं। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए हैं। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस इस पर क्या कर रहे हैं। जनरल दयाल, आपको कि थोड़ी देर से जुड़े मेरे साथ, लेकिन फिर भी आप सीधा सवाल, चीन जिस तरह से अपने नक्शे में अरुणाचल और अक्साई चीन को दिखा रहा है, ये हम सब जानते हैं उसकी साजिश है, लेकिन आपके हिसाब से वस्तु स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, जहां तक चीन अपने नक्शे पर जो कुछ दिखा रहा है उसको मैं नहीं समझता कोई ज्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। वो दिखाएगा जो उसकी मर्जी है, क्योंकि आज उसकी प्रभुसत्ता है और वो अपनी मनमानी से काफी चीजें कर रहा है। वो उसका नक्शा है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर दीजिए, एमईए जो है उसको ऑब्जेक्शन रेज कर देगी और वो ऑब्जेक्शन के तौर पे रह जाएगा। ये तो नक्शे की बात है। नक्शे की बात को मैं नहीं समझता कि ज्यादा रेलेवेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसका इस टाइम पे नक्शा रिलीज करना कहीं ना कहीं उसकी एक महत्वाकांक्षा है कि भारत को हमेशा छवि भारत पे दबाव प्रेशर में रखा जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है, देखिए हकीकत की बात दूसरा ये कि हम चाइना पे प्रेशर कैसे बढ़ाएं। अगर हम सब ये बोलते रहेंगे कि जो 2020 में जो चाइना ने किया वो बिल्कुल ठीक था, वो स्टेटस को है, वही 1962 में स्टेटस को था, उसके बाद चाइना कहीं आगे नहीं आया और चाइना ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे रोक टोक नहीं की और हम लोग ऐसे ही मीटिंग करे जा रहे हैं, तो ये चाइनीज के हाथ में खेलने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो राहुल गांधी जी ने बोला है, जो सरकार ने बोला वो सरकार बोला। इन सरकार, राहुल गांधी सरकार, भारत की सरकार, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है, कल मैं हो सकता है योगी जी की सरकार हो, परसों जी की सरकार हो, ये मुद्दा भारत का है भाई, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सरजमी का मुद्दा है। कोई शक की बात है भाई, वहां के देखिए गुज्जर बकरवाल, जनबख्शी वहां में से ज्यादा रहे, गुज्जर बकरवाल हमेशा विंटर समर्स में इस इलाके में अपनी बकरियां चराने जाते और विंटर्स में वो नीचे जम्मू के नीचे आते। जब उनको नहीं कोई घुसने दे रहा, जब नहीं घुसने दे रहा, कहीं ना कहीं चाइनीज ने अपना वो किया है ना। सारी चीजें ठीक है, भारत ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। हम लोग जब भारत ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। एक सेकंड, जब 2020 में था हम लोग बोलते थे ये जो एलएसी है ये नॉट कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। चाइना कहता मेरी जमीन तो लद्दाख भी है, मेरा तो ले भी है, मैं कहता हूं मेरा तो अक्साई चीन नहीं, मेरा तो बीजिंग भी है। हमारी क्या मंशा है? तो आपने कैलाश रेंज पे कब्जा किया था, आप क्यों उससे पीछे थे? क्या वो उसकी जमीन है? क्या आपने मान लिया कि कैलाश रेंज आपने बार्गेन कर लिया? तो कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है, एक तो देखिए सारा का सारा मुद्दा आपने इस पे टिका दिया कि प्राइम मिनिस्टर की छवि को खराब होता है। अरे नहीं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो ये थोड़ी बोल देंगे चला गया, ये चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। ठीक है, ठीक है, कैलाश रेंज को छोड़ना भारत की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो गुर्जर बकरवाल जो वहां अपनी बकरियां चराने जाते थे, वो कुछ तो है। जनरल बख्शी में आ रहा हूं आपके पास और यही रिएक्शन आपसे इस पर यही रिएक्शन लूंगा मैं। लेकिन मंजीव सर, एक मिनट, एम्बेसडर मंजीव हमारे साथ है, एक मिनट, एम्बेसडर पूरी है, एक मिनट। कुछ क्यों नहीं है, बहुत कुछ है। जनरल दयाल रुकिए ना, आता हूं, बोलिएगा। जनरल दयाल रुकिए, आता हूं आपके पास, आप बोलिएगा। एम्बेसडर पुरी, मुझे ये बताइए, G20 से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, तो G20 का जितना सफलतापूर्वक आयोजन भारत कर रहा है, क्या उस इमेज को भी डेंट करने के लिए ये कोई साजिश हो सकती है? गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके यहाँ मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो भी उन्होंने इसमें राजनीतिक मिलिट्री बोलना उन्होंने बोल दिया, और देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ टू एवरीथिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ।
दो तीन चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात, और मेरा ख्याल जनरल दयाल ने ये चीज बोली, देखिए उन्होंने मैप इशू किया और ये पहली बार नहीं इशू किया, मैप इशू किया, मैप से थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं। ये तो एक किस्म का जिसको कहते हैं एक इंडेवर और एक किस्म का पुश, इस किस्म की चीज, और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। नोट करिएगा कि इस मैप में जो पिछला मैप था उससे फर्क रियली है ताइवान के केस में, जो 10th डैश उन्होंने डाला। लेकिन हमें उसको छोड़ देते हैं, हम उसको छोड़े, हमें इंडिया के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बातचीत हुई, चाहे किसने उसको मांगा नहीं मांगा, क्या कितना विस्तार में हो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ। दोनों साइड ने एक्नॉलेज किया कि दोनों ने बात की कि कुछ ना कुछ हमें वार्तालाप करनी चाहिए, कुछ डिसएंगेजमेंट करनी चाहिए। चाइनीज ने कहा प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, हमने कहा डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है ना मुद्दा, बात हुई। G20 का शिखर सम्मेलन है, कुछ ही दिनों में है। चाइनीज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड हियर, ही इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस, और लोग बात कर रहे हैं कि उनकी 25 गाड़ियां आ रही हैं, ये गाड़ी। तो इस समय ये तो नहीं आप कह सकते कि ये जो मैप है ये अपने आप ही रिलीज हो गया, ये ऐसे ही कोई लो लेवल फंक्शनरीज ने रिलीज कर दिया। नो, गवर्नमेंट्स डू थिंग्स जो थोड़ी बहुत तो कम से कम सोच विचार करके एट एन अप्रोप्रिएट लेवल होती है। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इसको इस तरह नहीं देख सकते कि ये ऐसे ही कोइंसिडेंटल हो गया। ये वो G20 में वो आ रहे हैं या उनकी न्योता है उनको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, ये सारा मुद्दा जो है, ये सब बातचीत होने जाएगी नहीं होने जाएगी, इसके पॉलिटिक्स हैं। नोट करिएगा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चाइना में भी एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन पॉलिसी इज अ डोमेस्टिक इशू। और इसका ये मतलब होता है कि आप अपने लोगों को कितना दिखा सकते हैं कि आपने कितना किया और आपकी कितनी चली। तो देयर इज अ काइंड ऑफ गेम, और आपने बहुत अच्छा यहाँ पर दर्शाया कि किस तरह चाइना आज से नहीं बहुत सालों से एक तरफ वार्तालाप करता है, दूसरी तरफ हस्तक्षेप करता है। ये उनकी नीति है, हम भी अच्छी तरह जानते हैं उसको और उसको टैकल कर रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल हमारी भी जो रणनीति अभी तक है, डिस्पाइट ऑल द अदर फैक्टर्स के चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये है वो है, हमारी रणनीति भी ऐसी है कि वी आर होल्डिंग आवर होप इन द सर्कमस्टांसेस आउट देयर। एंड इन फैक्ट जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वी आर बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी हैव ऑलरेडी बिकम द लार्जेस्ट कंट्री। इन सब चीजों को देखिए तो कहीं ना कहीं तो चाइना भी देखता है कि ये एक लेट मी से कंपेटिटर ही है, बहुत ठीक है, सिर्फ कंपेटिटर बात का नहीं है, लेकिन असल में डीड में, एक्चुअल में है, यानी कि वेरी वेरी फॉर्मिडेबल लीडरशिप ऑफ एशिया, लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास आगे। ओके, अब मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा। जनरल बख्शी, देखिए कैसे यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, एक तरफ उच्च स्तरीय बातचीत और दूसरी तरफ नक्शे में बदलाव। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सांकेतिक है, ओरियोग्राफिक एग्रेशन, ये मतलब 10 डैश लाइन बना दी और मुद्दा खड़ा कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि G20 दिल्ली में होने वाला है, उसके कुछ दिन पहले आप ये नक्शा रिलीज कर दें, अरुणाचल हमारा, लद्दाख हमारा, जो हम चाहते हैं वो हमारा है। तो ये एक जो है सिग्नलिंग है, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है। अब सवाल है ये है कि आप करना क्या, आप क्या करेंगे? वो उन्होंने कहा था हम बातचीत करना चाहते हैं, हमने मना कर दिया कि जब तक आप सुलझाएंगे नहीं कोई फायदा नहीं, बातचीत का कोई फायदा नहीं, कोई नॉर्मलिटी नहीं आ सकती जब तक दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है साहब, अब सवाल देखिए ये है, हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस तमाशा? इसका तरीका बड़ा सीधा है। जनरल दयाल भी यहां बैठे हैं। 1967 में, ठीक है, जनरल सगत सिंह हमारे सिक्किम में कमांडर थे जब यही तमाशा हुआ। ठीक है, उन्होंने वहां भी धक्का मुक्की चल रही थी। सगत सिंह ने आके पहला आदेश दिया, अगर किसी ने धक्का मुक्की करी मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा, तुम्हें हथियार दिए हैं सरकार ने, इस्तेमाल करो। राइट, और हथियार इस्तेमाल किए, क्लैश हुआ, एस्केलेट हुआ, तोपें चली, हमने मीडियम गनों से फायर किया, 750 चीनी मारे गए। साहब अगले 30 साल पूर्ण रूपेण शांति रही। तो आप चाहते हैं एक बार फिर से तोपे गरजें? रोज की झुकपुक, रोज की
जनरल बख्शी फिर तो विपक्ष जनरल बख्शी सुनिए, फिर तो जो ये विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, क्या आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ी देर पहले कर देनी चाहिए थी साहब, बड़ी देर पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत में अब ताकत है। ये डर डर के मत रहे कि 1962 का जो मामला था, लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र से गुजर चुका है। आपकी फौज ने बड़ा रोबस्ट ओके, मैं जनरल बख्शी फिर आपकी इसी बात को लेकर जाता हूं। जनरल बख्शी की जगह जनरल बख्शी आपकी इसी बात को लेकर जाता हूं। जनरल दयाल, तो फिर क्या आप भी मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने की स्थिति में है भारत चीन पर? देखिए गौरव, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैं जनरल बख्शी के साथ पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि भाई टिट फॉर टैट है। चाइनीज सिर्फ ताकत समझता है, ताकत समझते हो, ताकत। आप कहां उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो? और जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है, माउंटेन्स में वी आर वेरी वेल इक्विप्ड, वी आर बेटर प्लेस देन द चाइनीज। मेरा मानना यह है कि जब उसने हमारे जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे हमें कंप्लीट फिनिश कर देना चाहिए था। और हम तो कह रहे हैं 1993 से इंडिया को विड्रॉ करना चाहिए ऑटोमेटिकली। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इंडिया को कंप्लीट विड्रॉल करना चाहिए 1993 से। सारे ट्रुप्स के पास हथियार होने चाहिए और अब भी मौका है। 1986 1987 में भी तो सौद जुग में हमने ये किया था। पीछे जाके बैठ जाओ भाई। अगर वो ये कहता है मेरी टेरिटरी यहाँ तक है, चुसूल है, लद्दाख है, ये मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी टेरिटरी तो बीजिंग तक है, आप जाइए ना, बढ़िए, मरने दो यार, क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं घबराते, फौज नहीं घबराती। जिस किसी ने जो घबराहट है, देखिए प्रॉब्लम क्या है देश को, देश की प्रॉब्लम है सारी की। अब जैसे G20 से इसको क्यों जोड़ रहे हो भैया? देश सरकार अपना G20 करे, गवर्नमेंट करे, पार्टियां करे, इस देश के नागरिक भी तो हैं। क्यों शी जिनपिंग को क्यों आने दे रहे हो भाई? शी जिनपिंग को झंडे दिखाओ काले साले को एयरपोर्ट से लेके, और उसको घुसने मत दो भारत में। क्यों? हम नागरिक है ना। सिर्फ क्या भारत में आरएसएस बची है? क्या भारत में कांग्रेसी बचे? क्या भारत में भारतीय नहीं है? क्या भारत में बीजेपी बची है? क्या भारत में ये दुनिया भर के दल और दुनिया भर के जो किसान और ये वो बन रखे हैं, भारतीय कहाँ है? अगर भारत की जमीन पर 2 साल से वो ये सब कर रहा है और हमें अंडरमाइन कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको काले झंडे दिखाएं, होटल से नहीं निकलने दे। ये भारतीयों का बनता है, सरकार अपना काम करे। मैं उकसा नहीं रहा, मैं किसको भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन भारत जरा इस बात पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। रुकिए, कांग्रेस ये करते 60s में, 70s में कांग्रेस ये करते, कांग्रेस के मारते जूते और वो एक काले झंडे दिखाते। नहीं, ये जनरल दयाल आप सिर्फ पार्टी और पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा। और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहा हूं जनरल दयाल, लेकिन आप तो सर बहुत सीनियर पद पे रह चुके हैं, टीवी पर सर हम लोग बैठे हैं, लोगों को शायद सुनने में अच्छा ना लगे। मैं जियो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट है हमारे साथ, जो ओझा जी, मैं उनके पास जाऊंगा। ओझा जी, मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि चीन को आप समझ नहीं सकते, क्या साउथ चाइना सी से भी इसका कोई लिंक है क्या, कि वो जो यहां कर रहा है और साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा हो जाए? देखिए, चीन की हमेशा स्ट्रेटेजिक साइकी में डिसेप्शन रहा है। बाहर को तो छोड़िए, अपने देश में भी कभी वो ट्रांसपेरेंटली कोई काम किया ही नहीं है, तो उसके चीन के डीएनए में है। 1950 के बाद जो हमारे सारे नेता जो है फ्रीडम फाइटर थे, वो पूरा थर्ड वर्ल्ड की बॉन हमी की बात कर रहे थे, नेबरली बॉन हमी की बात कर रहे थे, तो उस समय उनको समझ नहीं थी, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं थी, और शायद हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब जो हुआ उस समय वो हो चुका है। लेकिन अभी जो जनरल दयाल के बाद से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, अगर ऐसी स्थिति है जो चाइना की जो हरकत है, तो उसे इंटरनेशनली बायकॉट करने की जरूरत है। आप देखिए कि 70s में वियतनाम में भी जो है चाइना शिकस्त खा चुका है, और जितना चाइना इतना अनपॉपुलर हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 अप्रोच है। एक तो टैक्टिकल अप्रोच है कि कैसे हमें हैंडल करते हैं, दूसरा हम स्ट्रेटेजिकली सोचते नहीं है। देखिए, स्ट्रेटेजिक अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चाइना का इस तरीके से बढ़ते जाना भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरा है। आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ भी प्रोग्रेसेस हुए हैं, ये नहीं कि अपने आप हुए, डिकोलोनाइजेशन हुआ क्योंकि दुनिया ने प्रेशर बनाया और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वेस्ट का जो भी अप्रोच रहा हो, लेकिन चाइना ने क्या काम करना शुरू किया है कि पूरी डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को डिसमेंटल कर दिया है, पूरा ग्लोबल ट्रस्ट के एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया है। और इसमें एक पॉइंट के बाद देखिए कि वेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है सर। क्योंकि वेस्ट की कैपिटलिस्ट ग्रीड नहीं होती तो शायद आज चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री प्रोविंस नहीं बड़ी होती। तो इन तमाम चीजों में टैक्टिकली तो हमें हैंडल करना ही है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच का होना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं यही कहता हूं कि देखिए, डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर तभी होना चाहिए
जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं ये शॉर्ट स्विफ्ट और डिसाइसिव वॉर होगा और आप दुश्मन की धरती पे जाके लड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं इसी तो पर लड़ने के 50 तरीके हैं। पर सबसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस देश की उस पार्टी से रिएक्शन लेना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा पार में रही है। ओके सर, ओझा जी रुकिए। अंशुल, तो क्या आप भी संजय राउत की उस मांग का समर्थन करते हैं जो वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा, मैं तो एक कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं सियासत की बात करूंगा, मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूं। नहीं, देखिए, कोई रणनीति इसमें सबसे पहले तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। हकीकत क्या है ये तो पता हो, सरकार सामने तो आई थी, ये हकीकत है। इधर उधर से खबर मिल रही है, आपसे ज्यादातर मेरे पास कोई खुफिया खबर तो आती नहीं है। जो आप मुझे हमें बताते हैं वही तो हमें पता चलता है। कोई हॉटलाइन तो है नहीं ना मेरे पास। पुख्ता जानकारी सरकार नहीं दे रही है चीन पर। नहीं दे रही है और ट्रेड ठीक है, ओके, समय कम है। एम्बेसडर पुरी, आपको क्या लगता है? दोनों जनरल कह रहे हैं कि हाँ, हमें अब टिट फॉर टैट करना चाहिए। देखिए, एक बात गौरव क्लियर है कि चाइना अंडरस्टैंड्स द गेम ऑफ पावर, ठीक है, लेकिन पावर इज नॉट ओनली मिलिट्री पावर। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक पावर बन रही है, जिस तरह दुनिया इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रही है, आप क्या समझते हैं कि चाइना डजंट नोटिस दैट? एक चीज नोट करिएगा, यहाँ G20 के बारे में लोगों ने कहा, लेट मी टेक यू बैक, इस मैप में और जो प्रीवियस मैप में जो असली चेंज है वो है द 10 डैश, दैट इज अबाउट ताइवान। इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली। जो बाकी आएंगे यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, वो लोग आएंगे, ये उनके लिए भी। So let us understand what the state of play is. मैं मानता हूं कि the government is perhaps in the position of having सर, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा बीच में सर, and is doing the right thing. ओके, जनरल बख्शी, आप बताइए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक का समय है ये? देखिए, मैं आपको एक बड़ी गंभीर चीज बताना चाहता हूं। कुछ बैटल इंडिकेशंस आई हैं कि चीन अपना ताइवान पे हमले का कैलेंडर प्रीपोन कर रहा है। ये बहुत गंभीर बैटल इंडिकेशंस हैं। ब्लड बैंक कलेक्शन हो रही है जो कि लास्ट में की जाती है। उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू किए हैं। अपना पेट्रोल स्टॉक, ग्रेन स्टॉक बढ़ा रही है। 8 टन गोल्ड खरीदा है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंटेंसिफाई हो रही हैं। तो अगर चीन ने भिड़ना है ताइवान से, वो चाहेगा कि वो आपसे बातचीत करके फिर तो वही बात हो गई, ठंडे बस्ते में डाल दे। हमको भी इसी का फायदा उठाना चाहिए। वी शुड एक्सप्लॉइट दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल, और चीन को बताया जाए कि ये सब चोंचलेबाजी की कीमत होगी। वो कीमत क्या होगी? जनरल दयाल, 20 सेकंड। देखिए, कीमत होगी, आप उसको एक तो उसको अंडरमाइन कीजिए, उनकी पॉलिटी को, और उनकी जो मिलिट्री है उसको पुश बैक कीजिए। जो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पे फ्रीली वो कीजिए, अपनी पेट्रोलिंग कीजिए। अगर वो रोकता है तो उनको उड़ा दीजिए। ये अच्छी स्ट्राइक है। जिस दिन वो रोकता है उसको उड़ा दीजिए, यूज योर वेपन्स, और उसको उड़ा दीजिए, वो अपने आप पीछे हट जाएगा। जो रोके मेरा मानना ये है, चाइना को ताकत दिखाइए, उसे उड़ा दो। थैंक यू वेरी मच सर। जो रोके उसे उड़ा दो। थैंक यू जनरल दयाल, थैंक्स टू ऑल। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसको अगर उत्तर में कुछ करना है तो दक्षिण में हलचल पैदा करता है। क्या चीन ऐसा ही तो कुछ नहीं कर रहा है? जल्द पता चलेगा।